Okay, time to start. So we will go ahead with questions of magnetism. Of course, as usual, यहाँ पे हम लोग पहले नीट के PYQ देखेंगे, then we'll jump to JEE. इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दे आर वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन, an iron rod of length capital L and magnetic moment capital M is bent in the form of a semicircle. Now its magnetic moment will be. हमारे पास एक आयरन रॉड था जिसका लेंथ L और मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M था. इसको हमने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल. अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है. तो पहले तो एक काम करते हैं, ये हम एक रॉड ले लेते हैं आयरन का. गुड. तो इफ यू रिमेंबर, आयरन रॉड को तुम एज अ बार मैग्नेट ट्रीट कर सकते हो. तो मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, मान लो यहाँ पे साउथ पोल है. देन नॉर्थ और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है मैं वो फिलहाल L मान लेता हूँ. आई जस्ट टेक L क्योंकि क्वेश्चन में बोला है L इज द लेंथ, तो ये आ गया L. और इसका डायपोल मोमेंट बोला हुआ है M. तो इफ यू रिमेंबर डायपोल मोमेंट क्या होता है, अगर याद होगा तो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल कितना है, L है. इक्वेशन नंबर 1. तो जब ये रॉड था तब इसका डायपोल मोमेंट M था, और डायपोल मोमेंट बाय डेफिनेशन होता है पोल स्ट्रेंथ. नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ होता है प्लस QM और साउथ का होता है माइनस QM. तो बाय डेफिनेशन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमने इसको बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, तो ये जो रॉड था, दिस रॉड L विल बी इक्वल टू पाई आर. क्योंकि पूरा सर्कल बनता तो 2 पाई आर लिखते, सेमी सर्कल तो क्या आएगा, पाई आर. तो लेंथ विल बिकम पाई आर वेयर आर इज द रेडियस. इमेजिन दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. नाउ डिस्टेंस इन दिस केस इज डायमीटर. डायमीटर होगा ना, डायमीटर क्या होता है, r प्लस r, मतलब क्या होता है 2r. तो लेंथ क्या बन गया यहाँ पे, लेंथ क्या बन गया 2r. लेंथ इज लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स कितना आ गया, ये 2r. तो एक काम करता हूं, मैं इसको L डैश बोल देता हूँ. L डैश, L डैश कितना है 2r. तो L डैश, दिस इज L डैश 2r. और r क्या है, r इज L बाय पाई. लेंथ था L, उस रॉड को बेंड कर दिया सेमी सर्कल के शेप में, तो लेंथ बन गया हाफ सर्कल, मतलब सर्कमफरेंस का आधा. तो कितना हो गया, पाई आर. तो आर क्या हो गया, L बाय पाई. डायपोल मोमेंट को मैं बोल देता हूँ M डैश. व्हाट इज M डैश, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स. यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स क्या है, L डैश है. करेक्ट. इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो. तो फ्रॉम 1 and 2, मतलब डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. तो M डैश बाय M इट इज QM L डैश अपॉन QM L. तो क्या कैंसिल हो गया, QM हो गया कैंसिल, राइट. तो M डैश इक्वल टू L डैश बाय L इंटू M. बट व्हाट इज L डैश, 2R. लेकिन R क्या है, L बाय पाई. तो व्हाट इज L डैश, 2L बाय पाई. और नीचे क्या था, L हो गया कैंसिल. तो क्या आ गया, 2M बाय पाई. तो 2M बाय पाई, 2M बाय पाई, ऑप्शन नंबर B. तो यू सी इट इज ऑप्शन नंबर B. ओके. तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 2014. ये भी अच्छा क्वेश्चन है. Following figures show the arrangement of a bar magnet in different configuration. Each magnet has a dipole moment m bar. Which configuration has the highest net magnetic dipole moment? तो हमारे पास 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, चारों में 2-2 मैग्नेट्स है. दोनों मैग्नेट्स का डायपोल मोमेंट सेम है. इन चारों में से सबसे ज़्यादा नेट डायपोल मोमेंट किसका है, ऐसा आपको पूछा है. वेरी सिंपल एंड वेरी गुड क्वेश्चन. तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं. तो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहले से स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, साउथ टू नॉर्थ. तो पहले केस में ये जो पहला मैग्नेट है
इसका साउथ टू नॉर्थ, मतलब m1 इक्वल टू m, राइट। और जो दूसरा है इसका भी साउथ टू नॉर्थ, मतलब यहां पे आ गया m2 इक्वल टू m। तो एज यू सी ये m1 और m2 दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है एंड बोथ आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वो आएगा अंडर रूट ऑफ 2m। पहले केस में यू शुड रिमेंबर ऑलवेज नेट डाइपोल मोमेंट विल बी अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 0। क्यों 0? क्योंकि 2m1 m2 cos ऑफ थीटा, ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना? यस। तो व्हाट इज एंगल इन द फर्स्ट केस? कितना एंगल दोनों में? 90 डिग्री। बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो व्हाट इज cos 90? 0। तो √2m आएगा ना, ये √2m होगा कि नहीं? दिस इज अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 0। तो अंडर रूट ऑफ 2m स्क्वायर, तो √2m। और याद रखना √2 इज 1.414, तो इज अप्रोक्सीमेटली 1.414m। ये पहले केस का हो गया। दूसरे का 0 है। दूसरे का 0 क्यों है? सिंपल, लुक, इसका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो दोनों अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट वेक्टर्स है। तो बी केस में नेट मोमेंट है 0, कैंसिल हो गया वो। तीसरे केस में एंगल इज 30, तो तीसरे केस में सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, सिर्फ cos 30, चौथे में cos 60। तो इन द सी केस यू विल हैव नेट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस, वैसे तुमको यू आर एक्सपर्ट इन दिस नाउ, भूल गए? हमने किया ना ऑलरेडी 4i cos ऑफ 5/2, cos स्क्वायर 5/2। चलो कोई बात नहीं। तो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे? क्या था वहां पे? 2m स्क्वायर cos ऑफ कितना? 30, cos ऑफ 30। तो ये आ गया 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर √3/2, cos 30 √3/2 है ना? आगे ना? यस। तो m स्क्वायर कॉमन निकल गया और रूट के बाहर आ गया, m√2 प्लस √3, रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 3। तो रूट ऑफ 2 ऐसे रखो इसको, रूट ऑफ 3 इज 1.732, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3.732। ये जो था ये √2 था 1.414, ये रूट ऑफ 3.732 है 1.9 के आसपास आएगा। जो भी आएगा आपको समझ में आ जाएगा। 4 का रूट होता है 2, तो थोड़ा सा छोटा 2 से, तो स्लाइटली लेस देन 2। अब याद रखना डी केस में क्या करोगे? सेम ही है सब कुछ। तो डी केस में क्या लिखोगे? डी केस में क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 1/2, क्योंकि cos 60 था, cos 60 इज 1/2, 2 हो गया कैंसल। तो ये आ गया √3m स्क्वायर विच इज √3m, 1.732m, 1.732, 1.9 के आसपास, 1.414 और 0। तो सबसे ज़्यादा कब आया? 30 डिग्री। आपको क्या पूछा था क्वेश्चन में? हाईएस्ट। तो 30 डिग्री ऑप्शन नंबर, मतलब डायग्राम नंबर सी, लेकिन डायग्राम सी इज ऑप्शन नंबर ए, तो आंसर इज ए। Next question, question number 3. A bar magnet is held perpendicular to uniform magnetic field. एक बार मैग्नेट है which is held perpendicular to uniform magnetic field, मतलब इनिशियल एंगल इज 0, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब 90 डिग्री होता है। मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपको यहाँ पे। इफ द कपल मतलब टॉर्क, इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट इज टू बी हाफ्ड, मुझे टॉर्क को हाफ करना है बाय रोटेटिंग इट, देन द एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड इज। तो अगर हमको टॉर्क को हाफ करना है तो कितने एंगल से रोटेट करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऐसा बोला है कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट है विच इज हेल्ड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसमें एक बार मैग्नेट है, उसको हमने ऐसा रख दिया परपेंडिकुलर।
तो यू शुड नो इस केस में एंगल होता है, इनिशियल एंगल होता है कितना एंगल 0 कि 90? 90 होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है ना। डू यू रिमेंबर व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस याद है, अ लाइन पासिंग थ्रू साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। एक्सिस बोल लो या फिर आप बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना है 90। याद है क्या टॉर्क क्या था? म्यू बी साइन थीटा था, सही है। अब टॉर्क था म्यू बी साइन थीटा, म्यू चेंज हुआ नहीं, बी चेंज हुआ नहीं, चेंज कौन हुआ? थीटा चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ। तो याद रखना टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, क्योंकि म्यू और बी क्या है कांस्टेंट है। हमको पूछा है कि अगर टॉर्क को हाफ करना है तो फिर कितने से रोटेट करना पड़ेगा। यहां भी कंफ्यूज करते तुमको, बाय देन द एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड, ऐसा नहीं बोला द न्यू एंगल, द एंगल बाय विच इट इज टू बी रोटेटेड ऐसा पूछा है। तो एक काम करना, यू सी टॉर्क 2 अपॉन टॉर्क 1 इज साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1, लेकिन टॉर्क 2 इज टॉर्क 1/2 हाफ। तो यहां से आपको मिल जाएगा टॉर्क 2 बाई टॉर्क 1 का रेशो 1/2, ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे 1/2 साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 कितना हो गया 1, क्योंकि एंगल कितना था इनिशियल 90। हाफ कब आता है 30 डिग्री, तो न्यू एंगल कितना है 30। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। हाँ, न्यू एंगल इज 30, तो रोटेशन कितना हुआ, देयरफॉर रोटेशन इज 60, रोटेशन इज 90 माइनस 60, तो रोटेशन इज थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो 90 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 60। तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। न्यू एंगल 30 है, इनिशियल कितना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। A bar magnet having magnetic moment of 2 × 10⁴ जूल पर टेस्ला, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे दिया, is free to rotate in horizontal plane. A horizontal magnetic field of 6 × 10⁻⁴ Tesla exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from direction parallel to the field to 60 डिग्री from the field. तो आपको ये पता होना चाहिए। अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वही यूज कर लेता हूँ। पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में बोला क्या है, आपको बोला है कि अगर हमको ये जो मैग्नेट है इसको पैरेलल डायरेक्शन से 60 डिग्री पे लेके जाना है तो कितना वर्क होगा। पैरेलल डायरेक्शन मतलब इनिशियली मैग्नेट ऐसा था, पैरेलल जब बोलता है तो मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब यहाँ पे होता है आपका साउथ पोल और यहाँ पे होता है आपका नॉर्थ पोल, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ। तो इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल, क्योंकि एंगल बिटवीन, यू सी व्हाट इज द एंगल ऑफ डाइपोल मोमेंट, साउथ टू डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, फील्ड का भी सेम है। अरे वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब लेफ्ट से राइट, फील्ड भी लेफ्ट से राइट, तो एंगल कितना है 0, तो पैरेलल है, तो मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है, पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब यहाँ से कितना रोटेट करना है 60। तो आपको याद है कि वर्क डन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में जहाँ हमने थ्योरी रिवाइज किया था, म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। म्यू की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁴, बी कितना है 6 × 10⁻⁴, कॉस ऑफ इनिशियल एंगल कितना 0, फाइनल एंगल कितना 60, ये आ गया आपका 12, क्योंकि 10⁴ और -4 हो गया कैंसल आउट, तो ये हो गया कैंसल आउट। कॉस ऑफ 0 इज 1, कॉस ऑफ 60 इज हाफ, 1 में से हाफ गया, हाफ 12 का हाफ हो गया 6 जूल, तो 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी डन। अब इसके क्वेश्चन ऐसे ही है, सिंपल है, आई कैन नॉट हेल्प इट। हम तो PYQ ही कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, टू सिंपल।
जेडब्ल्यू मेंस के भी कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है, दे आर ऑल्सो मोर और लेस द सेम। Next question. A short bar magnet of magnetic moment 0.4 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.16 Tesla. The magnet is in stable equilibrium. Stable equilibrium मतलब angle is 0. When the potential energy is, तो stable equilibrium में जब होगा तो potential energy कितना होगा, ऐसा आपको पूछा है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट 3 लेक्चर में बताया था कि नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी आता है वर्क डन से, और वर्क डन है म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल, करेक्ट। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉर्मली इनिशियल एंगल लेते हो 90, कितना लेते हैं 90, तो ये क्या बन जाता है म्यू बी कॉस 90 माइनस कॉस ऑफ थीटा। कॉस 90 इज 0, तो ये बन जाता है म्यू बी 0 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाता है आपका माइनस म्यू बी कॉस थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही था। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कब स्टेबल स्टेट में, स्टेबल स्टेट में एंगल कितना है 0, तो इन स्टेबल स्टेट यू हैव थीटा इक्वल टू 0, तो यू हैव पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस म्यू इंटू बी, क्योंकि cos 0 इज 1, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.4, बी कितना है 0.16, तो 0.064 है ना, 0.064 विद माइनस एन ऑफ कोर्स, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017, ओके। 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल, ये क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में आना चाहिए था, क्योंकि कॉइल हम लोग मैग्नेटिज्म में नहीं, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो सॉल्व कर लेंगे अब। और 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विथ 1.25 सेंटीमीटर carries a current of 82 microampere are subjected to a magnetic field of strength 0.85 Tesla. Work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is, आपको 180 डिग्री से रोटेट करना है अगेंस्ट द टॉर्क, अगेंस्ट द टॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे समझना जरूरी है कि इनिशियल ओरिएंटेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल हैज़ डाइपोल और मैग्नेट भी हैज़ डाइपोल। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉइल ड्रॉ करूँ, मैं यहाँ पे मैग्नेट ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ। तो मैं मैग्नेट ड्रॉ करूँगा बिकॉज मुझे डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम नहीं वेस्ट करना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नेट दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अगेंस्ट द टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट मतलब ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये मोस्ट स्टेबल सिचुएशन में है, क्योंकि टॉर्क इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, हमको टॉर्क के अगेंस्ट मतलब उल्टा जाना है, उल्टा जाना है ना। तो इनिशियल एंगल कितना आ गया 0 और फाइनल एंगल कितना है 180, क्योंकि 180 से घुमाने के लिए बोला है। और क्या पूछा है वर्क डन, तो व्हाट इज वर्क डन म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। म्यू होता है NIA, अगर आपके पास मैग्नेट की जगह पे कॉइल हो, कॉइल का डाइपोल मोमेंट होता है I into A, लेकिन अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो तो NIA, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, इंटू B इंटू कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 180। ठीक, तो ये हो गया आपका NIAB, cos 0 is 1, cos of 180 is -1, तो ये बन जाएगा 2, 1 + 1 is 2, तो 2
NIAB, तो 2 इंटू 250, करंट था 82 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶। एरिया आएगा 2.1 इंटू 1.25, 2.1 इंटू 1.25, दोनों सेंटीमीटर में थे तो दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² एंड -2 -4 इंटू 0.85, बिकॉज फील्ड इज 0.85, तो इसको 10⁻² लिख लूंगा। ज़्यादा क्लियर? गुड, पक्का, श्योर। देन अब कैलकुलेशन हमको एग्जैक्ट करने नहीं है, करने के पीछे पढ़ना मत। डू नॉट रन आफ्टर डूइंग एग्जैक्ट कैलकुलेशंस। 250 इंटू 2 इज 500, दिमाग में नंबर रखो 500। 500 का 100 अलग कर लिया और ये 10⁻² को कैंसिल कर दिया। चलो मैं लिख देता हूँ फिलहाल, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। 500 का 5 अलग, करेक्ट, 10⁻² और 500 का वो 100 कैंसिल हो गया, 10⁻⁶ और -4 -10 नहीं करना। आंसर देखो, आंसर माइक्रो जूल में है, तो 10⁻⁶ को पहले से ही साइड में रखो। डू नॉट डू एनीथिंग विद दैट पर्टिकुलर नंबर, उसको वैसे रखो। हाँ, 10⁻⁴ हम देखते हैं बाद में। 82 इंटू 85 नहीं करना, 85 का स्क्वायर कर लेना, क्योंकि यू नो हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विथ 5। 5 का स्क्वायर 25, 8 का अगला नंबर 9, 7225, तो ये कितना आ जाएगा? 7225। मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, 7225 से थोड़ा सा छोटा। एग्री? एग्री? 7000। रिमेंबर दिस। ये हो गया, ये हो गया, बचा ये। व्हाट इज 2.1? एक काम करो ना, 2.1 को 2 मान लो। व्हाट इज 2 इंटू 1.5? 2.5 इंटू 10⁻⁴ चलेगा ना? चलेगा, ओके, एग्री। 75 35 35 इंटू 2.5, 35 का डबल 70, उसका आधा तो 87.5 और ये 10⁻⁻1 बचा, तो मैं इसको 8.75 इंटू 10⁻⁻6 जूल, मतलब मैं इसको 8.75 माइक्रो जूल लिख सकता हूँ। यस, तो देखो उसके आसपास कुछ तो मिलेगा। ऑप्शन ए 9.1 माइक्रो जूल। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू कैलकुलेशंस। डन। तो नंबर्स के साथ थोड़ा सा यू हैव टू बिकम कंफर्टेबल। थोड़ा देख लेना 82 और 85, नहीं तो 80 भी मान लेते तो भी चल जाता, 6400 बन जाता, वो ठीक था।
Next question number 7. This is also a good one. अच्छा क्वेश्चन है. A bar magnet is hung by a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और जब इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सा बोला नहीं होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम ही होता है वो. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री W. तो इक्विलिब्रियम स्टेट से उसको 60 डिग्री तक लेके जाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज W. नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन इज. गुड क्वेश्चन, सिंपल है लेकिन अच्छा है. तो क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास एक बार मैग्नेट था विच इज हंग बाय अ थ्रेड. अभी मैं वो थ्रेड से बांधा है वो मैं कुछ दिखा नहीं रहा क्योंकि फिर मुझे डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और थ्रेड तुमने ऊपर से छोड़ा, नीचे मैग्नेट है, लेकिन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल प्लेन पे. तो मुझे वो थ्रेड दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो थ्रेड आई विल नॉट शो. तो ये ऐसा था. तो दिस इज बेसिकली ऑफ कोर्स नॉर्थ एंड साउथ. दिस इज ऑफ कोर्स साउथ एंड नॉर्थ, स्टेबल स्टेट में था. अब इसको आपको रोटेट करवाना है बाय हाउ मच, 60 डिग्री. तो वर्क डन करना पड़ेगा. यस, अब सिर्फ वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा नहीं होता है. ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि नेचुरली स्पीकिंग इस पे एक टॉर्क फिर लगने वाला है और वो टॉर्क इसको क्या करेगा, वापस से घुमाने की कोशिश करेगा. लेकिन हमको इसको रोटेट अभी होने देना नहीं है. तो जितना इस पे क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है उतना ही हम इस पे क्या लगा देंगे, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. राइट, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, म्यू बी साइन थीटा. थीटा कितना बोला हुआ है, 60. तो म्यू बी साइन 60. और साइन 60 √3/2. अगर तुमको टॉर्क चाहिए, क्योंकि तुमको टॉर्क चाहिए, लेकिन टॉर्क चाहिए इन टर्म्स ऑफ W, लेकिन यहाँ पे क्या है, म्यू बी है. तो अभी W कैसे, तो ऐसा है, वर्क डन कितना दिया हुआ था, कितना दिया वर्क डन, W बोला हुआ है. राइट, गुड, बोला ना ऐसा. और कितने से तुम रोटेट कर रहे हो, 60 डिग्री से. तो क्या लिखोगे, म्यू बी कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस 60. पक्का ना, श्योर. ओके, गुड. तो ये आ जाएगा आपका म्यू बी 1 माइनस हाफ. तो ये हो जाएगा म्यू बी बाई 2. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा म्यू बी इक्वल टू 2W. इक्वेशन नंबर 2 ये 1 में डाल दो तो मिल गया टॉर्क. therefore torque equal to √3/2 into mu b, but mu b is 2W. What is torque required, √3W. Option number D.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a compass needle which is allowed to move in a horizontal plane is taken to a geomagnetic pole. It will become rigid, showing no moment, will stay in any position, will stay in northwest direction only, will stay in east west direction. अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग एक कंपास के नीडल को, राइट, इट इज अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो कंपास नीडल इज अलाउड टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और अगर आप इस कंपास को एक जियोमैग्नेटिक पोल पे लेके जाते हो, मतलब नॉर्थ पोल पे लेके चले गए, साउथ पोल पे लेके चले गए, तो उस केस में नीडल क्या करेगा? मूव ही नहीं होगा, विल बिकम रिजिड शोइंग नो मूवमेंट, विल स्टे इन एनी पोजिशन, will stay in northwest direction, will stay in east west direction. क्या करेगा? थोड़ा सोचो। Earth is a sphere more or less. If you are at the equator, तो needle points towards north, correct, right? अगर तुम खुद नॉर्थ पे हो तो नीडल इट विल स्टे इन एनी पोजीशन, क्योंकि तुम कहीं भी घुमा रहे हो तो वो नॉर्थ ही, क्योंकि तुम ऑलरेडी नॉर्थ पोल पे हो, तो नॉर्थ पोल पे ही हो तो नीडल तो नॉर्थ ही पॉइंट करता है ना। तो तुम कंपास को घुमाओगे तो इट विल स्टे इन एनी पोजीशन, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एट द नॉर्थ। नहीं तो एक काम करना, अभी छुट्टियां लगेगी, कंपास लेना और नॉर्थ पोल पे जाना और चेक करके आना, क्योंकि तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ तुम इमेजिन नहीं कर रहे हो। अगर तुम अभी यहाँ पे हो, इंडिया में हो ऑफ कोर्स, तो अगर तुम कंपास लोगे तो नीडल कहाँ दिखाएगा? नॉर्थ, और तुम नॉर्थ पोल पे चल गए तो कहाँ दिखाएगा? इट विल स्टे इन एनी पोजिशन, क्योंकि यू आर ऑलरेडी एट नॉर्थ। तो नॉर्थ पोल पे तुम कहीं भी देखोगे तो वो नॉर्थ ही तो है, यू आर ऑलरेडी एट नॉर्थ। डन। अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये ना इसको सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ो मत, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये डायरेक्टली याद रख लेना, सफिशिएंट इनफ, डू नॉट गो एंड डिराइव दिस। θ1 एंड θ2 बी द अपरेंट एंगल्स ऑफ डिप। मैंने एंगल ऑफ डिप आपको थ्योरी क्लासेस में अभी लास्ट लेक्चर में बताया एंगल ऑफ डिप क्या होता है। बेसिकली जो कंपास का नीडल होता है वो पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। वो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, मतलब जो नीडल का डायरेक्शन होता है उसका, और हॉरिजॉन्टल में जो एंगल होता है उसको बोलते हो एंगल ऑफ डिप, राइट। अब क्या बोला है? θ1 एंड θ2 विद द अपरेंट एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व्ड इन टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल टू ईच अदर, देन द ट्रू एंगल of dip theta is given by, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, that is A. Do not go and derive this, टाइम वेस्ट होगा। तो याद रख लेना, अगर θ1 θ2 ये दो वर्टिकल प्लेन्स में एंगल ऑफ डिप है, तो इन ट्रू एंगल ऑफ डिप जो होता है वो होता है cot square थीटा इक्वल टू cot square θ1 प्लस cot square θ2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar magnet is oscillating in the Earth's magnetic field with a period t. What happens to the time period and motion if the mass is quadrupled? अगर मैं मास को 4 टाइम बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा? Motion remains SHM with time period 2t. Motion remains SHM with time period 4t. Motion remains SHM and time period remains nearly constant. Motion remains SHM with time period t/2. अगर आपको याद है, बिकॉज ये मैंने थ्योरी लेक्चर में रिवाइज नहीं करवाया, जो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी लिया ना उसमें ये रिवाइज नहीं हुआ, चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं। इफ आई हैव, ये रिजिड सपोर्ट है ऊपर, ये एक थ्रेड है या स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक बार मैग्नेट है, ओके। अगर मैं बार मैग्नेट को रोटेट कर दूं मैग्नेटिक फील्ड में और छोड़ दूं, मैंने अगर बार मैग्नेट को, रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड है और तुम देख ही रहे हो कब से, मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुम मैग्नेट को रोटेट करके छोड़ते हो तो टॉर्क एक्ट होता है, तो क्या होता है, क्या होता है? ऑसिलेशन होता है,
राइट। सिर्फ इतना है कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में है और इसको मैंने रोटेट करके छोड़ दिया, तो क्या परफॉर्म करेगा? ऑसिलेशंस। क्या करेगा? ऑसिलेशंस, राइट। तो हमने ट्वेल्थ के ही मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर में डिराइव किया था टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट ऑसिलेटिंग इन एन एक्सटर्नल फील्ड, विच यू शुड रिमेंबर टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय म्यू बी, वेयर I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू इज डायपोल मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको याद है I होता है mr²। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि mr² ही होता है, मैं बोल रहा हूँ कि mr² इंटू सम कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर रॉड है और एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है तो ml²/12 होता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट से इट इज सम कांस्टेंट इंटू m इंटू k², वेयर k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन में कांस्टेंट भी इंक्लूड हो गया, तो छोड़ दो, तो mk²। तो यहां से तुमको क्या समझ में आया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ mk² अपॉन म्यू बी। के चेंज हुआ क्या? नहीं। म्यू चेंज हुआ? नहीं। बी चेंज हुआ? नहीं। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट है। तो T2 बाई T1 इज रूट ऑफ M2 बाई M1। मास कितना हो गया? क्वाड्रपल, मतलब 4 टाइम्स। तो रूट ऑफ 4 कितना है? 2। तो T2 कितना आ गया? 2 टाइम्स ऑफ T। तो द मोशन विल रिमेन SHM बट विद डबल टाइम पीरियड। ऑप्शन नंबर A, motion remains SHM with time period 2t. Next question, 11th. A bar magnet has a magnetic moment equal to 5 into 10 raised to minus 4 Weber meter. It is suspended in a magnetic field which has magnetic induction capital V equal to 8 pi into 10 raised to minus 4 Tesla. ये capital B होना चाहिए था, चलो ठीक है, whatever it is. The magnet vibrates with a period of vibration equal to 15 seconds. The moment of inertia of the magnet is, same question है, सिर्फ यहाँ पे पूछा गया है आपको moment of inertia। तो वही T equal to 2 pi under root of I by mu b, squaring on both sides, तो T square equal to 4 pi square I by mu b। तो I equal to T square mu b अपॉन 4 pi square। टाइम पीरियड कितना दिया हुआ था? टाइम पीरियड कितना है? 15 सेकेंड्स। 15 का स्क्वायर होता है 225। म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है? 5 into 10 raised to minus 5। बी कितना बोला हुआ है? बी इज 8 pi into 10 raised to minus 4। 8 pi into 10 raised to minus 4 अपॉन इतना ही है ना, पक्का? 4 pi स्क्वायर। 4 pi स्क्वायर, चलो कोई बात नहीं, ये और ये हो गया कैंसल। आई वुड प्रिफर नॉट टू कैंसल 1 एंड ये ऊपर 8, नहीं तो कर सकते ना 1 जा एंड 2 जा, हर बार ऐसा कैंसिल मत करना। बता तो क्यों? 4 pi 12.5 कितना होता है? 4 pi 12.5 कितना होता है? 12.5। तो आई आ गया। ये 225 को मैं एज इट इज रखता हूँ फिलहाल, या तो 225 इंटू 8 कर लो, 225 इंटू 4, 225 इंटू 2 इज 450, उसका डबल 900, उसका डबल 1800, तो ये आ गया 1800 आ गया ना। 225 इंटू 8 पक्का? हाँ 1800 ही होता है, वो 1800 होता है, याद रखना। क्या होता है? 1800 इंटू क्या है? 5 इंटू क्या है? 10 raised to minus 9। एक काम करता हूँ, एक काम मैं ऐसा करता हूँ, इसको उठा के इधर लगा देता हूँ, चलेगा क्या? चलता है? चलता है, वेरी गुड, चलता है, दौड़ता है। और ये -8 कर लेता हूँ, ओके ठीक। अब ऐसा क्यों किया? 4 पाई की वैल्यू 12.56 होती है, कितनी होती है? 12.56। तो 12.5 लिख लिया ना मैंने, मेरे को कैलकुलेशन कम करने से मतलब था। 1 एंड 4, व्हाट इज 18 4 द 72, 18 के डबल का डबल, 72 into 10 raised to minus 8। लुक, देखा?
तो ये आ गया आपका 7.2 इंटू 10⁻⁻⁷ तो 7.16। तो मेन चीज है कैलकुलेशन इन नंबर्स, नंबर्स पे ध्यान होगा तो फटाफट होगा। डन। तो ये आ जाएगा अभी आपका होम बेस्ड, और होम बेस्ड थोड़े से सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है, तो वैसा डिजाइन होता है। क्लास बेस्ड मतलब क्लास में थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हो जाए। होम बेस्ड जो आपको होमवर्क करना होता है, ठीक है। A diamagnetic material in a magnetic field moves। आज लास्ट लेक्चर में बताया था diamagnetic substance is weakly repelled, तो इसका मतलब इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पार्ट टू वीकर पार्ट, तो फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। और ये क्वेश्चन ऑफ कोर्स नीट से पहले जो भी एजेंसी रही होगी उसका है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सिंपल है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड upon the temperature in ferrite substances, ferromagnetic substances, diamagnetic substances and paramagnetic substances। ऑप्शन नंबर सी, does not depend बोला है, does not depend। पैरामैग्नेटिक में तो डिपेंड करता है ना, क्यूरीज लॉ कहां से आया फिर, वो क्यूरीज लॉ पैरामैग्नेटिज्म होता है। You remember susceptibility is inversely proportional to temperature for पैरामैग्नेटिक, और फेरोमैग्नेटिक में भी तुमको याद होगा कि क्यूरी टेम्परेचर से नीचे फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और उसके ऊपर पैरा होती है। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। फेराइट सब्सटेंस बनते फेरोमैग्नेटिक से है, तो फेराइट, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो कौन नहीं होता, डायामैग्नेटिक नहीं होता। वेरी गुड। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स। If the magnetic dipole moment of an atom, याद रखना, of diamagnetic material, paramagnetic material and ferromagnetic material is denoted by mu d, mu p, mu f respectively। तो आपको बोला है कि अगर हमारे पास एक एटम है जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस का है, तो उसका डायपोल मोमेंट mu d है, पैरामैग्नेटिक का mu p है और फेरो का mu f है। तो फिर याद है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो एटम्स होते हैं दे हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोमेंट और दूसरे का स्पिन मोमेंट दे कैंसल आउट ईच अदर, तो उस केस में एटम के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं होता। होता है क्या? नहीं। लेकिन पैरा में एटम हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन रह जाता है जिसका पेयरिंग नहीं होता, उसके पास डायपोल मोमेंट होता है। तो एटम के पास भी डायपोल मोमेंट होता है। तो mu d is 0 and mu p is not equal to 0। ऑप्शन नंबर सी, mu d is 0 and mu p is not equal to 0। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट में क्वेश्चंस थ्योरी बेस्ड आते हैं इसलिए पता होना चाहिए। देयर आर 4 लाइट वेट रॉड सैंपल्स ए बी सी डी सेपरेटली सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स। तो 4 लाइट वेट रॉड है ए बी सी डी, उनको तुमने थ्रेड से सस्पेंड कर दिया। अब ये चारों रॉड के पास में तुम एक बार मैग्नेट लेके जा रहे हो स्लोली। अ बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर नोटेड। ए इज फीबली रिपेल्ड, फीबली मतलब वीकली, वीक मतलब WEEK नहीं, हफ्ते में एक बार नहीं, WEAK विथ लेस स्ट्रेंथ। फीबली मतलब वीक। तो ए अगर फीबली रिपेल हो रहा है तो डायमैग्नेटिक होगा। बी इज फीबली अट्रैक्टेड मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। सी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फेरोमैग्नेटिक होगा। डी रिमेन्स अनअफेक्टेड अनमैग्नेटिक, नॉट मैग्नेटिक मतलब अनमैग्नेटिक कुछ नहीं होता, नॉन मैग्नेटिक होता है, तो नॉन मैग्नेटिक इन नेचर होगा वो। ए इज ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नो 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 नो, ए इज ऑफ डायमैग्नेटिक। बी इज पैरामैग्नेटिक, यस, क्योंकि इट इज फीबली अट्रैक्टेड। हो गया क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, ये भी जोक है। क्यूरीज लॉ कैन बी रिटन एज, तो क्यूरीज लॉ में ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मेटल इज हीटेड to temperature above Curie temperature, the material becomes
पैरामैग्नेटिक, तो क्या लिखूं, बिहेव लाइक अ, ऑप्शन डी। फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल ससेप्टिबिलिटी इज स्मॉल एंड नेगेटिव, कौन सा लिखूं फिर? ये 2016 का क्वेश्चन है, ये नीट 2013 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद का क्वेश्चन। A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of electromagnet। एक थिन डायामैग्नेटिक रॉड है जिसको आपने दो पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में रख दिया, वर्टिकली रख दिया। तो अभी याद होना चाहिए, हमने प्रॉपर्टीज लिखे थे, याद है क्या? हमने प्रॉपर्टीज लिखे थे कि अगर हम लोग एक सॉलिड रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, अगर वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का हो तो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक का हो तो क्या होगा, वो सब याद होना चाहिए। व्हेन द करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्विच्ड ऑन, करंट चालू कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। देन द डायमैग्नेटिक रॉड इज पुश्ड अप आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, पुश्ड अप आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, हेंस द रॉड गेन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर गया तो क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। The work required to do this comes from, very good, something new, it is simple लेकिन something new। तो ऐसा है, चलो डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। अब मेरे पास मैग्नेट तो है नहीं, लेकिन इमेजिन कर लो, टू माई राइट इज वन इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल, टू माई लेफ्ट इज द अदर पोल। एक में करंट क्लॉकवाइज है, एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और बीच में कौन है, रॉड है, कौन से मेटल का, डायमैग्नेटिक। जैसे ही करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो ये ऊपर पुश हुआ, ऊपर पुश हुआ तो इसने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन किया। लेकिन यू नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी कहीं से तो आया होगा ना, मतलब ये जो वर्क हुआ इसको ऊपर भेजने में वो कहीं से तो आया होगा, अपने आप तो होगा नहीं। तो पूछा है कि जो वर्क रिक्वायर्ड है ये कहाँ से आया, करंट के सोर्स से आया, मैग्नेटिक फील्ड से आया, लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड से आया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आया। ये करंट सोर्स से आता है, क्योंकि तुम जब तक करंट ऑन नहीं करोगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी आया है वो भी करंट सोर्स ही आया है। तो कहां से आ रहा है, करंट सोर्स से आ रहा है। 2018, वेरी रिसेंट। At a point A on Earth's surface, angle of dip delta is plus 25. At point B on the Earth's surface, the angle of dip is minus 25. We can interpret that A and B are both located in the southern hemisphere. A and B are both located in the northern hemisphere. A is located in the southern hemisphere and B is located in the northern hemisphere. Okay. A is located in northern hemisphere and B is located in southern hemisphere. तो बताओ, माइनस ए प्लस होना मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाना, प्लस हॉरिजॉन्टल के ऊपर, ऊपर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और -25 सदर्न हेमिस्फीयर। ए कहाँ पे है फिर, नॉर्दर्न में, और बी कहाँ है, हो गया। या जो थ्योरी लिया था मैंने उसमें ही था ये 2019 नीट। चलो फाइनली कुछ सॉल्व करने के लिए तो आया। ओके गुड। अ कॉइल इन द शेप ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक कॉइल है लेकिन शेप इस बार इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऑफ साइड 0.02 मीटर। तो एरिया निकाल लोगे, साइड दिया है तो एरिया मिल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, देन is suspended from its vertex. A coil in the shape of equilateral triangle of side 0.02 meter is suspended from its vertex. उसके vertex से suspend कर दिया, such that it is hanging in a vertical plane between the pole pieces of permanent magnet, producing magnetic field of 5 × 10⁻² Tesla. If a current of 0.1 ampere is passed through the coil, what is the couple acting? Very good. तो what is the torque acting? तो पहले मैं तुमको डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से मैंने ये कुछ एक ले लिया जिससे मुझे इक्विलैटरल ट्राइंगल का शेप का जो कॉइल है वो हैंग करना है, तो उसको कर दिया हैंग अबाउट अ वर्टेक्स, अबाउट वन ऑफ द वर्टाइसेस, करेक्ट।
और यहाँ पे था पोल पीस। पोल पीस मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाएगा ना यहाँ से, ऐसा है। जैसे ही मैंने करंट पास किया, मैंने पास करंट, यहाँ पे आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड आया तो ये करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग इक्विलैटरल ट्रायंगल शेप वाला कॉइल इज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे होगा फोर्सेस एक्ट, और फोर्सेस की वजह से होगा टॉर्क एक्ट। तो बस आपको वही पूछा है, व्हाट इज द टॉर्क, कपल मतलब टॉर्क। तो बताओ अभी कैसे फाइंड करते हो टॉर्क? टॉर्क इक्वल टू NIAB, बस कुछ नहीं। और N नंबर ऑफ टर्न्स दिया क्या? नहीं, चलो ठीक है, रुको कर तो लेते हैं, ये तो करने दो। नंबर ऑफ टर्न्स 1 मान लेते हैं। करंट कितना है? करंट 0.1। एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस चलो ठीक है, रूट 3/4। ओके, चलो याद है तो अच्छी बात है, साइड स्क्वायर, गुड, इनटू बी। तो 0.1 इंटू √3/4, ए था 0.02, मतलब 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁻⁻4। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 5 इंटू 10⁻²। चलो ठीक, ये भी ठीक, कैंसल एंड कैंसल। तो ये आ गया आपका 5√3 इंटू 10⁻7, है ना? 5√3 इंटू 10⁻7, ऑप्शन ए करेक्ट। गुड, डन। तो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं नीट के। कल से चालू हो जाएगा JEE, तो समझेगा आप, दैट इज़ गुड। और वो भी सफिशिएंट नहीं पड़ा तो मैं अपना एक सेट और बना के लाया ही हूँ। तो आई विल डिसाइड टुमारो इफ इट इज़ सफिशिएंट, नहीं तो हम और एक सेट करेंगे यहाँ पे। CET के लिए तो सफिशिएंट है, लेकिन मेंस के लिए डन। Next question, a magnet makes 40 oscillations per minute, 40, तो per second 40/60, that is 2/3, 0.66। तो आपको ये मिल गया टाइम पीरियड, है ना? फ्रीक्वेंसी पर मिनट है वो, 1 टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी मिल गया आपको। At a place having magnetic field intensity of 0.1 into 10⁻⁵, मैं 10⁻⁶ टेस्ला मान लेता हूँ इसको। At another place, it takes 2.5 seconds to complete one vibration। 2.5 बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसको 1 वाइब्रेशन के लिए, तो टाइम पीरियड है 2.5, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? अरे 0.4, frequency is 1 time period, 1/2.5 is 10/25, 10/25 is 2/5, 2/5 is 0.4, तो frequency 0.4। तो यहाँ पे frequency कम हो गया, पहले ज़्यादा था। ओके, the value of earth horizontal field at that place is, चलो सही है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक मैग्नेट है जो पहले 40 ऑसिलेशंस कर रहा था 1 मिनट में, तो पर मिनट में, तो 40/60 पर सेकेंड में, मतलब 2/3। आई कीप इट एज इट इज, आई डोंट वांट टू मेक इट फ्रैक्शन। तो आ गया N1। इन दैट केस B1 वाज हाउ मच? 10⁻⁶ टेस्ला। नाउ इन द सेकेंड केस एट अनदर प्लेस, लोकेशन चेंज हो गया, टाइम पीरियड चेंज हो गया, टाइम पीरियड है 2.5 सेकेंड,
तो फ्रीक्वेंसी है 1 टाइम पीरियड, तो दैट इज 1/2.5, दैट इज 10/25, दैट इज बेसिकली 2/5, दैट इज बेसिकली 0.4। मैं 2/5 भी लिख सकता हूँ, दैट इज ओके, जस्ट दैट इज फाइन, 2/5, ओके 2/5 हो गया। आपको पूछा है उस लोकेशन पे फील्ड कितना है बताओ। अभी तो देखा टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√i/μb, तो टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी, क्योंकि मैग्नेट सेम था तो म्यू सेम है, इनर्शिया सेम है, सिर्फ बी चेंज हो रहा है। बट टाइम पीरियड इज 1/√i/μb,